नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में गोरखा दशहरा दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। बोले, गोरखा समाज का इतिहास अदम्य वीरता का प्रतीक। उत्तराखंड में बीजेपी ने सदस्यता अभियान का लक्ष्य किया पूरा। 20,17,000 बनाए गए मेंबर। 5 नवंबर को जारी होगी सूची। शासन को पिटकुल ने दी लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि। सीएम के निर्देश पर विभिन्न परियोजनाओं पर हो रहा काम। इक्कीस अक्टूबर को कांग्रेस करेगी नैनीताल कमिश्नरी का घेराव। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उठाए सवाल। कहा, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटा रही सरकार। और अखंड सुहाग का पर्व करवा चौथ आज। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों ने रखा व्रत। रात को चांद को अर्घ्य देकर की पूजा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश में बीजेपी ने 20,17,000 सदस्य बनाए हैं। सदस्यता अभियान के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। इसी क्रम में उन्होंने बताया, महिलाओं और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। उनका कहना है, अल्पसंख्यकों में भी 3% सदस्यता ली है और 24% से ज्यादा महिलाओं ने सदस्यता ली है। अभी भी सदस्यता अभियान जारी है। ऑफलाइन ये अभियान चल रहा है। वहीं 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची को जारी किया जाएगा। उत्तराखंड देश के 6 राज्यों में इस दौरान शामिल हो गया है, जिसने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। उत्तराखंड देश के उन 6 राज्यों में है जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है और 20,17,397 सदस्य हमारे उत्तराखंड राज्य में बन चुके हैं। सदस्यता क्रम लगातार चलने वाला क्रम है, क्योंकि संगठन के गठन की दृष्टि से सदस्यता का पीरियड तय होता है। उसके अंतर्गत हर राज्य को अपना लक्ष्य दिया जाता है। हमने वो लक्ष्य को पूर्ण किया और मुझे बताते खुशी है कि अब सदस्यता अभियान के क्रम में भी हम बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य के अंदर सर्वाधिक सक्रिय सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी में दिशा हमारी गति आगे बढ़ेगी। पिटकुल द्वारा उत्तराखंड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 11 करोड़ का लाभांश का चेक प्रबंध निदेशक पिटकुल ने सौंपा। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाना था। उन्होंने कहा, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 सालों में उत्तराखंड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर लोहाघाट से है। आपको बता दें कि जहां पर सीमांत डोगरा बोरा क्षेत्र के युवा दीपक सिंह बोहरा और ध्रुव सिंह ने प्रथम नवरात्रा को क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर से केदारनाथ की कठिन पैदल यात्रा की शुरुआत की थी। 8 दिन की
कठिन पैदल यात्रा के बाद दोनों युवा केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए थे। दर्शन के बाद दोनों युवा वापस पैदल लोहाघाट के लिए रवाना हो गए। वहीं आज रविवार सुबह 18वें दिन दोनों युवा वापस लोहाघाट पहुंच गए। लोहाघाट पहुंचने पर दोनों युवा तीर्थयात्रियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। हमारे यहाँ से करीबन 18 दिन आज हमको हो चुके हैं। 3 तारीख को हम प्रथम नवरात्रि के दिन यहाँ से निकले थे, तो एक दिन हमने वहाँ पे नवमी के दिन रेस्ट किया, तो कुल मिला के 18 दिन हो चुके हैं हमको रथ यात्रा में। तो रात ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों ने बहुत सहयोग भी किया रास्ते में, है ना। जैसे गढ़वाल साइड में इधर को है, बहुत अच्छा रहा। ऐसा कि यहाँ से बैजनाथ पहुँचने के बाद तो फिर ऐसा लगा जैसे कि खुद ही पैर चल रहे हैं, फिर तो टाइम नहीं लगा हमें बिल्कुल भी। एक दो दिन में हम वहाँ से पहुँच गए। तो बस ऐसे ही अपने मन में एक सवाल हो गया कि जाना है तो जाना है, बस मन बन गया तो चला गया। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र से पहली बार केदारनाथ के लिए 2 हमारे भक्तों ने, ध्रुव और दीपक, इन्होंने हरीश और दीपक, इन्होंने पैदल यात्रा यहाँ से प्रथम नवरात्रि के दिन लोहाघाट से अपने गंतव्य से प्रारंभ की और 18 दिन की विषम परिस्थितियों में यात्रा करके आज सकुशल हमारे अपने क्षेत्र में पहुँचे हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना लेकर यहाँ से केदार बाबा के धाम पे पहुँचे हैं। इनकी यह यात्रा हमारे पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल भी है और एक आशीर्वाद के रूप में केदारनाथ का आशीर्वाद हमारे बीच में आया है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में यह यात्रा पूर्ण करके पहुँचे हुए हैं। रुड़की के सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस कमेटी के निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक के बाद उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव प्रकट सिंह ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार में कहां चूक हुई, इस पर भी मंथन जारी है। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और जिला कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करता हूं और जितने लीडर्स हैं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन का है और हम इसमें बेहतर कोऑर्डिनेट करके एक टीम बना के आगे बढ़ेंगे और जो भी आने वाले समय में चुनौतियां होगी उसका अच्छी तरह सामना करेंगे। कुछ कमियां रही हैं, तो क्योंकि मैं हरियाणा में नहीं था, मैं J&K में था, तो क्योंकि हमेशा कोई ना कहीं गलतियां होती है, इसीलिए तो टीमें हारती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हरियाणा की एक अलग कमेटी बनी हुई है, वो उसके ऊपर रिपोर्ट देगी और उसके बाद ही ये सारा कुछ सामने आएगा। नगरपालिका कर्णप्रयाग में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मांस विक्रेताओं की दुकानों को सीज कर दिया गया। दुकानें नगरपालिका के अलग अलग स्थानों पर चल रही हैं। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर क्षेत्र में मांस विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करने पर 9 दुकानें ऐसी पाई गई जो बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। इन मांस विक्रेताओं के पास पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं है और बिना अनुमति और बिना लाइसेंस के मांस विक्रय कर रहे थे। रामनगर में रविवार को अज्ञात चोरों ने एक प्रवक्ता के घर में गैर मौजूदगी के बाद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। घटना के बाद जहां एक और इलाके में हड़कंप मचा, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजकर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तारीख को दोपहर के बाद गया हुआ था प्रयागराज अपनी पत्नी को लेने के लिए। आज जब मैं सुबह आया तो यहाँ का ताला तोड़ा हुआ था
टूटा हुआ था और ये 2 ताले लगे हुए थे, एक मेन गेट पे और एक अंदर गेट पर। दोनों ताले टूटे हुए थे। इसके साथ ही हमारी अलमारी को तोड़ा गया है सब्बल से। अलमारी के अंदर तिजोरी को तोड़ा गया है सब्बल से। चाबी से नहीं खुला, तब सब्बल से तोड़ा गया है। और तोड़ करके सारा जो भी हमारे ज्वेलर्स थे, ज्वेलरी थी डेली यूज की, कितने रुपए का? लगभग 4 लाख की कीमत की ज्वेलरी थी और 25-30 हज़ार रुपये लगभग कैश था। इतने बच्चों के गुल्लक भी थे और बहुत सारे पैसे इधर उधर जो रखे हुए थे, सारे पैसे। देखिए, अभी ये चोरी की सूचना प्राप्त हुई है और पुलिस मौके पर जांच के लिए गई है। अभी जिस संबंध में जांच कर रहे हैं और अभी इसमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जांच के उपरांत और तहरीर आने पर इसमें हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में अधेड़ की हत्या कर उसके शव को खेत में फेंक दिया। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम चरण सिंह डाटा फॉर्म किच्छा का रहने वाला था। चरण सिंह का शव प्रयाग फार्म के पास खेत में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक चरणजीत नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक खेत पर काम करते थे। वहां पर सब्जियां उगाई जाती थी, उन पे रखवाली ये करते थे। तो उनकी मृत्यु की सूचना हमें मिली थी, तो घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया था, सीओ साहब ने भी किया था। उसमें चेहरे पर उनके काफ़ी खुली चोटें थी। उसका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई उसमें की जा रही है और उसमें जो है हमें कुछ और भी जानकारियाँ मिली हैं और प्रकरण जो है प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, तो हम उसके हिसाब से उसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस घटना का अनावरण कर लेंगे। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में खनन कारोबारी की कार पर बदमाश कई राउंड फायर कर फरार हो गए। फायरिंग के दौरान एक अन्य राहगीर को गोली लग गई। घायल राहगीर को रुड़की के किसी अस्पताल में ले जाया गया। फायर करने वाले 2 बाइक सवार नकाब पहने हुए बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और खनन कारोबारी और आसपास के लोगों से पूछताछ में जुट गई है। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के दून विहार वार्ड में, आपको बता दें कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत दून विहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। ये योजना 430.20 लाख की लागत से बनेगी। योजना के अंतर्गत दून विहार कॉलोनी, भागीरथीपुरम, कृष्णा विहार और अन्य समीपस्थ बस्तियां शामिल है। इस योजना के माध्यम से क्षेत्र के 4000 से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण कर निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगर आपने मुझे विधायक बनाया, दून विहार क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ 10 लाख की लागत से 9 किलोमीटर घुसने वाली लाइन का निर्माण हमने किया है। क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना सड़क के पानी नहीं रह सकता, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति रह नहीं सकता। वो पानी जला हमारी सरकार की प्राथमिकता है और धामी सरकार का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका उद्घाटन होगा। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के द्वारा डोईवाला के बुलावाला राजकीय विद्यालय में बालिकाओं को मेहंदी लगाना सिखाया गया। आत्मरक्षा, साइबर क्राइम, फायर और रोड सुरक्षा के साथ महिला कानून अधिकारों की भी जानकारी दी गई। 2 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम में पहले दिन बेटियों को आत्मरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, तो दूसरे दिन बालिकाओं का हीमोग्लोबिन चेकअप सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं ने अपने हाथों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ मेहंदी लगाई। दी जा रही है, ये इस टाइम का जरूरी एक पार्ट है, क्योंकि जब तक बालिका अपने आप को खुद अंदर से सशक्त महसूस नहीं करेगी तब तक शायद वो समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगी, जो अभी वर्तमान में समाज में कंडीशन है। क्योंकि हम आए समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से इस तरीके की घटनाएं देख रहे हैं। तो विभाग का मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का ये है कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि महिलाएं अपने आप में सशक्त तरीके से अपने आप को एक महसूस कर सकें और वो कभी भी किसी भी स्तर पर हमें समय चाहे उनके साथ कोई भी घटना हो, चाहे किसी भी महिला के साथ कोई घटना हो, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में स्थापित कर सकें।
स्वस्थ हो सकेगी तभी कोई भी परिवार और पूरा समाज तभी स्वस्थ हो पाएगा। तो फिलहाल बेसिक शुरुआत की गई है, महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच की गई है ना। इसके अलावा किशोरियों को जो है संपूर्ण स्वस्थ पोषाहार और उनके किशोर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, उनकी जो भी मतलब कुछ क्वेश्चंस वो नहीं पूछ पाते हैं उनको समझाया गया है और उनकी जो भी क्वेरीज है वो हमने सॉल्व की। विभाग की ओर से हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुरुआत की गई। 2 दिवसीय कार्यक्रम चला और आज समापन है इसका। और दूसरा कि बालिकाओं को इसमें अपने जो समाज में हिंसा हो रही है, खुद की सुरक्षा के लिए बहुत सारे अलग अलग विभाग से हमारे यहाँ आए, जैसे साइबर क्राइम से आए और क्राइम से आए, पुलिस विभाग से हैं और भी अन्य हमारे स्वास्थ्य विभाग से हैं। तो महिलाओं बच्चों को आज जानकारियाँ दी जा रही हैं, उनके शारीरिक और जो मानसिक और जो उत्पीड़न उन्हें होते हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई। विकास नगर कोतवाली क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी स्थित ज्वाला माता मंदिर में चोरी हो गई। दान पात्र तोड़कर उसमें रखे करीब 20 से 25 हजार रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी करने की ये वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है और फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को दान पात्र चोरी कर ले जाते हुए भी देखा गया है। बाद में दान पात्र खेत में पड़ा हुआ मिला। मंदिर समिति के सचिव ने घटना को लेकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच की जा रही है, लेकिन चोरों का अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। यहाँ पे जो है सुबह जब ताला खोला, हमारी एक जो महिला है यहाँ पे आई, देखा ताला खुला तो अंदर जो है मतलब दान पात्र गायब मिला। और मंदिर का जो है उधर ये इधर वाला जो ताला है वो टूटा हुआ मिला और उसने अपनी आंखों से उसको जो है ले जाते हुए देखा। तो जब तक उसने हल्ला किया तब तक वो ले जाके जो है उधर के साइड भाग गया। इसमें दान पात्र था हमारा लगभग, इसमें पूरे साल का जो इकट्ठा जो भी धनराशि होती है लगभग 20-25 हज़ार रुपये लगभग, तो ये थी। और दान पात्र जी उन्होंने जो है मतलब खेत में वहाँ पे जाके जब गए हम तो खेत में जाके उन्होंने तोड़ ताड़ के इसमें जो भी धनराशि थी वो ले गई, बाकी दान पात्र वहाँ खेत में पड़ा हुआ मिला। दिवाली का त्योहार आने को है, ऐसे समय में अक्सर ये देखने में आता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस दौरान आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, जिसको लेकर अब पुलिस भी सतर्क हो चुकी है। जगह जगह संदिग्धों की रैंडम चेकिंग जारी है, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून ने बताया कि हाल ही में कुछ लोगों को पकड़ा गया जिन पर से धारदार हथियार बरामद हुए। साथ ही वैध के साथ अवैध हथियारों का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उस पर भी पुलिस नजर बनाए रखे है, जिससे त्योहारों के दौरान आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके और शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। कभी कभी बीच में ऐसा देखा गया है कि त्योहारों के समय में हो कोई आपराधिक घटना की वारदात भी थोड़ा बढ़ जाती है, या जिस तरह से कभी कभी लोग अवैध असला लेकर घूमते हैं, पकड़े भी जाते हैं चेकिंग में। तो इसीलिए जो रैंडम चेकिंग का इसमें प्रावधान रखा गया, खासकर जो युवा एज ग्रुप के लोग हैं उनका जो रैंडम चेकिंग की जाए, साथ ही साथ जो बाइक्स पर घूम रहे हैं उनके नंबर्स वगैरह वेरीफाई किए जाए। क्योंकि हाल फिलहाल 1-2 घटनाएं हुई जिसमें देखा गया कि जो सिक्योरिटी प्लेट है वो ना होकर उसमें स्टिकर चिपका दिया गया था। तो ऐसे लगातार बीच बीच में रैंडम हम चेकिंग का अभियान भी चला रहे हैं कि ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं कि कहीं किसी वारदात के लिए ना घूम रहे हैं। और साथ ही साथ इस तरह के वेपन का एक ट्रेंड बना हुआ है, लीगल के साथ साथ इलीगल वेपन भी लेके शिकायतें आती है, तो उसको देखते हुए कार्रवाई भी करते हैं और रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, तो जिससे कि इस तरह के लोग जो हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी पहले श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, उसके बाद श्री केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। वहीं श्री केदारनाथ धाम में श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी का स्वागत किया। बता दें, इस साल यात्रा वर्ष श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम के लिए अंबानी ने अपने परिवार की ओर से दोनों धामों में कुल 5 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक समिति को दान स्वरूप भेंट किया है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाया जा रहा है। जनहित के दर्जनों मामलों को लेकर कांग्रेस 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव करेगी। यशपाल आर्य ने कहा, वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है और खनन में हैदराबाद की कंपनी वसूली कर रही है। स्मार्ट मीटर अडानी के नाम पर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, उत्तराखंड को बेचने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध करने को तैयार है। रुद्रपुर हल्द्वानी के बाद अब 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा।
देखिए, पूरे प्रदेश की कुमाऊं की गढ़वाल की जनता प्रदेश सरकार से आजीज आ चुकी है। सरकार से बड़ी नीतियों से त्रस्त हो चुकी है और एक हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। यहाँ भ्रष्टाचार ने अपनी गहरी पैठ जमा चुकी है। डर भय का माहौल है यहाँ पर और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। यहाँ के जल जंगल जमीन को बेचने का काम सरकार लगातार करती रही है। कुमाऊं मंडल की जितनी विधानसभाएं हैं, सबके सारे विषय जो हैं, पूरे प्रदेश के जो विषय हैं, इनको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आवाज बन के उठ रही है। आपने रुद्रपुर में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखा, उसके बाद हल्द्वानी में उससे भी ऐतिहासिक प्रदर्शन देखा, नैनीताल सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। हम लोगों ने और सारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा संकल्प लिया है, हमने इतनी मेहनत करी है और ये जनता के दर्द की आवाज है। हम भ्रष्टाचारियों की बात करें, हम ये बोले कि सारी निजी जो हमारी संपदा है, आर्थिक संपदा हमारे उत्तराखंड का जल जंगल जमीन, ये सब निजी हाथों में आपने बेच दिया है। और उसके बाद अभी मैंने सुना है कि मंडी के जितने भी कांटे उत्तराखंड के, इनका भी उसी कंपनी के साथ करार हो चुका है। सारे जो रोजगार की प्रणाली है, सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजी हाथों में बेच दी। हल्द्वानी नगर निगम ने निगम का राजस्व बढ़ाने और टैक्स जमा करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एमओयू किया, नई व्यवस्था को लागू किया है। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि नगर निगम में टैक्स जमा करने के दौरान जिन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता था, अब वो सारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि उनके द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा से एमओयू किया गया है। इसके माध्यम से टैक्स जमा करने के आसान से आसान सिस्टम को लागू किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी आसानी से बेहतर तरीके से अपना टैक्स जमा कर सकता है। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के नए जुड़े आबादी में भी कमर्शियल भवन में टैक्स की व्यवस्था करने के लिए जीआईएस मैपिंग के साथ ही पूरा डेटा तैयार किया गया है। क्योंकि नगर निगम हल्द्वानी एक अग्रणी नगर निगम है जीआईएस सर्वे के मामले में। जीआईएस सर्वे हमारा हो चुका, हमारे पास लगभग सभी कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का डेटा है और यही डेटा हमारा पोर्टल पर जब अपडेट हो जाएगा, उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा, प्रूफ रीडिंग की जाएगी और उसके बाद उसी डेटा के आधार पर सभी से टैक्स वसूला जाएगा। सबको रिमाइंडर मैसेजेस भेजे जाएंगे और इस प्रकार से एक बेहतर, ट्रांसपेरेंट, कन्वीनियंट सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।